हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। हम लोग इससे पहले कुछ और वीडियोस बना चुके हैं क्लास 8th हिस्ट्री को ही लेके, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण 5 डेज़ के लिए आपका क्लास को डिले कर दिया गया था, लेकिन आज से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू चला रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इनिशिएटेड टू बैन सती। सती उस समय एक ट्रेडिशनल इशू था जिसे रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। उस समय सब लोग ये मानते थे कि अगर किसी भी वुमेन का हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसे उनके फ्यूनरल प्रे पे बैठ के अपने आप को सेल्फ बर्न कर लेना था। तो एंशियंट टेक्स्ट जो था उसके द्वारा राजा राम मोहन रॉय ने ये प्रूव किया कि एंशियंट टेक्स्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये एक तरह का बैड एक्ट है सोसाइटी के लिए। तो उसमें सती बैन हुआ था 1829 में। इसमें राजा राम मोहन रॉय का हेल्प किए थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आपका ये होमवर्क है कि आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये एज ए बंगाल के गवर्नर जनरल ये कितने से कितने तक रहे हैं, उसके बाद इंडिया के गवर्नर जनरल ये कितने से कितने तक रहे हैं, और इंडिया के गवर्नर जनरल जब बने गए तो किस एक्ट के तहत इंडिया के गवर्नर जनरल बने। ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट। यहाँ लिखा हुआ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो बाल विवाह उस समय चल रहा था पहले मीन्स 18th सेंचुरी के आसपास, चाइल्ड मैरिज के ट्रेडिशन में बहुत ही इंक्रीजमेंट हुई, जिसमें छोटे में ही मीन्स अभी आप लोग क्लास 8th 9th में पढ़ रहे हैं, इस उम्र में वुमेन के मैरिज की बात चलती थी और वुमेन का मैरिज भी हो जाता था इस उम्र में। तो बहुत कोई रिफॉर्मर्स मानते थे कि ये अच्छी बात नहीं है, इसके बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, और इसे रोकने का काम जो था वो 1929 में हुआ। और इसके द्वारा मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि इसमें एज लिमिट सेट किया गया कि मेन का जो एज है एट द एज ऑफ मैरी उनका होगा 21, और जो विमेन है उनका एज होगा 18 एट द एज ऑफ मैरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैंक वॉज अ मूवमेंट फॉर लोअर कास्ट, लोअर कास्ट होगा, इन सेंट्रल इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय ब्लैंक। इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उससे हम लोग को ऑप्शन में डिक्लेयर करना है क्या आंसर होगा। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट श्री नारायण गुरु। ये गलत है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था उससे स्टार्ट किया था ईवी रामास्वामी नेकर, जिन्हें हम लोग निकनेम उनका था पेरियार। वो कांग्रेस के लीडर थे, और कांग्रेस मीन्स इसका स्टोरी है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का कि जब वो कांग्रेस के लीडर थे तो जब एक सेशन कांग्रेस का हो रहा था तो उसमें जो सीट्स अरेंजमेंट थी वो कास्ट के अकॉर्डिंग थी, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें वो चाहते थे कि सभी कास्ट को इक्वली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सतनमी मूवमेंट गाजीदास, ये आंसर हो जाएगा। सतनमी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उसे स्टार्ट किया था गाजीदास। ये है मद्रास प्रोविंस में, उस समय मीन्स मद्रास उस समय बड़ा प्रोविंस था, मद्रास बम्बई प्रोविंस के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। इसे स्टार्ट किया था गाजीदास ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतनमी मूवमेंट गाजीदास। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। सत्य
सुधाक मूवमेंट, ज्योतिराव फुल्ले। ये ज्योतिराव फुल्ले के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन, टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो वो स्टार्ट हुआ था 1927 में। बी आर अम्बेडकर एक महाल उनका जाति का नाम था, महाल, तो वो उस जाति से बिलोंग करते थे और उस समय वो मीन्स लोअर कास्ट के जाति माने जाते थे, जिसे टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। तो बी आर अम्बेडकर, आप लोग जानते होंगे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया 1927 में, जिसके द्वारा कोई भी आदमी मीन्स कोई भी कास्ट का आदमी टेम्पल में जा सकता है। पहला म्यूटिनी था ये रिफॉर्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन है, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया advocated the remarry of widow. Which one of the following social reformers did not take up the issue of widow remarriage? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और वीर सालिंगम पंतलू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर चाहते थे कि विडो को रिमैरिज के लिए परमिशन मिले, जिसके लिए एक एक्ट पास हुआ, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और विडो रिमैरिज एक्ट जो पास हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और वीर सालिंगम पंतलू, साउथ में वीर सालिंगम पंतलू भी इसी पे काम कर रहे थे, विडो को अलाउ हो कि वो फिर से रीमैरिज कर सके। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज इस्टेब्लिश किया, जिसमें वो विडो के लिए मीन्स जो विधवा होती थी, विडो मीन्स होता है विधवा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्हें विडो कहते हैं। आर्य समाज इस्टेब्लिश किया और उस आर्य समाज में उन्होंने विडो के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद विडो के लिए कोई काम नहीं किए, वो सोशल रिफॉर्म्स से जुड़े कोई काम किए थे, वो विडो के लिए नहीं किए थे। बाकी ये तीनों जो हैं वो विडो के लिए काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following reasons hold true for the fear of society in educating women in the 19th century? पहले यह माना जाता था कि अगर वुमेन स्कूल चली जाए मीन्स एजुकेशन को मीन्स अगर वुमेन एजुकेटेड हो जाए तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। ये पहले माना जाता था, क्योंकि सोसाइटी में सुपरस्टिशंस बहुत है, तो ये सब कोई मानते थे। मतलब ऑप्शन देखते हैं, वुमेन वुड राइज एबव मैन। उसमें ये डर था कि वुमेन वुड राइज ओवर मैन, कि वुमेन जो है वो मैन से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएगी। उस समय वुमेन को इनफेयर माना जाता था कि वो मेन से ऊंचा नहीं हो सकती। वुमेन को हाउस होल्ड वर्क्स ही चाहे संभालना है, वो एजुकेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सकती या एजुकेशन वो नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वुमेन वुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अगेंस्ट सोसाइटी। वुमेन वुड बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्पेरेंसी। वुमेन वुड नॉट डू डोमेस्टिक वर्क। इसमें कहा जा रहा है कि वुमेन जो है वो क्यों मीन्स सोसाइटी में ऐसा क्यों माना जाता था कि वुमेन को एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। ये 19th सेंचुरी, अभी तो सारे इक्वालिटीज़ हम लोग दे सकते हैं, वुमेन और मैन में अभी कोई कंपैरिजन नहीं होता, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। जो वुमेन है वो उस समय मीन्स अगर सोसाइटी चाहता था कि वुमेन जो है सिर्फ डोमेस्टिक वर्क करे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर वुमेन एजुकेटेड हो जाए तो वो डोमेस्टिक वर्क से अलग हो जाएंगी, तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुमेन वुड नॉट डू डोमेस्टिक वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री पुरुष तुलना वाज अ बुक रिटन बाय वुमेन इन द 19th सेंचुरी। स्त्री पुरुष तुलना एक बुक थी जिसे लिखा था
रमाबाई ने, जिसे लिखा था पंडिता रमाबाई ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडिता रमाबाई ने इस्टेब्लिश मीन्स लॉन्च किया था या रिटर्न किया था इस बुक को, जिसमें उस समय जो सोसाइटी में चल रहा था कि वुमेन को इंफ्योरिटी मिलेगा, मेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसके बारे में उन्होंने तुलना की थी। इसका हिंदी मीन्स इसे हिंदी में लिखा गया है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री मीन्स हो गया वुमेन, पुरुष मीन्स हो गया मेन, तुलना मीन्स हो गया कंपैरिजन। इस बुक में मेन और वुमेन के बारे में जो भी कंपैरिजन उस समय चल रहा था, मीन्स मेन को क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं, वुमेन को क्या क्या राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिड ज्योतिराव फुले not use as an argument against the Aryans? ज्योतिराव फुले आर्ग्यूमेंट आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिराव फुले जो है वो 1827 में इनका जन्म हुआ था वेस्टर्न साइड में, मीन्स एक मराठी थे, और इनका जो एजुकेशन हुआ वो क्रिश्चियन मिशन, उस समय जो क्रिश्चियनिटी मिशन चल रहा था और जो स्कूल इस्टेब्लिश किया था उसमें ये पढ़े, और 1873 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें लिखा हुआ था, मीन्स उस समय सिविल वॉर एंड हुआ था कहाँ, अमेरिका में, तो उसके बारे में वो मीन्स बहुत ही प्रभावित थे अमेरिकन के जो सिविल सर्वेंट्स थे, मीन्स जो सिविल वॉर में जो इस्टेब्लिश किए थे, और अब्राहम लिंकन ये सब थे। इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन वो चाहते थे कि जो आर्यंस है, मीन्स आर्यंस जो उस समय जो कास्ट थे आर्यंस, वो सबसे ज़्यादा अपर कास्ट माने जाते थे हिंदू सोसाइटी में, जो हम लोग जिन्हें जानते हैं ब्राह्मण्स। ज्योतिराव फुले कहते थे कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, तो जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं और वो इंडिया के नहीं हैं, और इसलिए उनका जो हेरिटेज इंडिया में वो नहीं होना चाहिए, वो हमारा है। मीन्स जो लोअर कास्ट के हैं जैसे शूद्रास हो गए हैं, फिर वैश्यास हो गए, तो उनका पूरा लैंड है इंडिया में, लेकिन आर्यंस उस पर कैप्चर कर रहे हैं। जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, और ये एक तरह के फॉरेनर हो गए ना हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई बाहर से इंडिया आता है तो उन्हें हम लोग फॉरेनर कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन इस ज्योतिराव फुले के स्टेटमेंट को सूट नहीं कर रहा है। आर्यंस वेर फॉरेनर हु कम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट, ये ज्योतिराव फुले मानते थे, तो ये आंसर मीन्स ये ज्योतिराव फुले का पॉइंट ऑफ व्यू था। हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा ज्योतिराव फुले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। आर्यंस डिफीटेड एंड सब्जुकेट द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, मीन्स जो आर्यंस थे, मीन्स जो ब्राह्मण्स थे, वो किसी भी स्टेट में जाते थे, वहाँ में अपना डोमिनेंस करके उस स्टेट को अपना बना लेते थे, और वहाँ के जो असली मीन्स वंशज होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, तो आर्यंस यहाँ आके उन एंसेस्टर्स को वहाँ से हटा के उस ज़मीन पे अपना कब्जा कर लेते थे। दे कैप्चर्ड लैंड ऑफ आवर कंट्री एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर पावर ऑन दैट कंट्री, ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो सब्जुकेट मीन्स होता है कब्जा कर लेना, तो सब्जुकेट कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे कंट्री में, और जो ट्रू चिल्ड्रन का पोस्ट था उसे हटा, मीन्स आप एक तरह से कह सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे पीपल हैं, और कोई पीपल जो है आपको बाहर से अगर आ गया, ठीक है, बाहर से कोई आ गया, तो ये जो है अपना नंबर बढ़ाते गया और यहाँ आकर डोमिनेट कर दिया, और इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल दिया तो अब ये यहाँ के मालिक कहलाएंगे। अगर कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये यहाँ के असली प्रॉपर्टी के मीन्स लीडर हैं या मीन्स ओनर हैं, लेकिन ये नहीं था। जो ट्रू स्टूडेंट्स थे, जो ट्रू चिल्ड्रन थे वहाँ के, मीन्स जो कंट्री में रहते थे पहले से, उन्हें हटा दिया गया।
तो ये भी था, ज्योतिराव फुले का ये मानना था। और आर्यंस हैड नो राइट ओवर देयर लैंड्स एंड पावर, ये आंसर हो जाएगा सॉरी, ये भी ज्योतिराव मानते थे कि जो आर्यंस है वो जो उनका जो लैंड पे अभी पावर उन लोग है लिए हुए हैं, ये पावर उनका नहीं था, वो हमारी धरती की मीन्स वो हमारा ज़मीन का टुकड़ा था। इट्स आवर लैंड दैट कैप्चर्ड बाय आर्यंस, वो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए थे। और फोर्थ है आर्यंस वेयर ऑफ कॉशियस रेस एंड बिलोंग टू ब्रिटेन, ये आंसर हो जाएगा। आर्यंस ब्रिटेन से नहीं बिलोंग करते थे, ये एक अलग ही कास्ट थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यंस वर ऑफ कॉन्सेंसस रेस एंड बिलोंग टू ब्रिटेन। कॉन्सेंसस मीन्स हो गया एक तरह का ये कॉशेशियन, ये एक तरह का कास्ट कर सकते हैं, वो कॉन्सेंशंस कास्ट के थे लेकिन वो ब्रिटेन से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है। ईवी रामास्वामी नायकर, मैंने इनके बारे में आपको बताया कि इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस जो उस समय थी वो किसी सेशन में वो कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे सीट को, तो वो इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया। और जो ताराबाई शिंदे थी, सॉरी मैंने पहले आपको बताया होगा कि जो बुक लिखा गया था जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, वो ताराबाई शिंदे लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे। सॉरी मैंने आपको पंडिता रामावत बताया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ मैच कर रहे थे, हम लोग देखते हैं। ताराबाई शिंदे जो थी उन्होंने लॉन्च किया था स्त्री पुरुष तुलना, मीन्स अ कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। उस बुक को इंग्लिश में बताया गया है। और जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट था वो 1928 में आया था। जो प्रार्थना समाज है वो यहाँ गलती लिखा हुआ 1867 होगा, 1867। जो प्रार्थना समाज था वो लॉन्च हुआ था 1867 में। और प्रार्थना समाज को लॉन्च कौन किए थे? प्रार्थना समाज को लॉन्च किए थे रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश किया था प्रार्थना समाज को। इसका आंसर 4 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 3। तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द प्रेसिडेंसी इन विच अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट स्कूल। वैसे प्रेसिडेंसी का नाम बताइए जिसमें अनटचेबल्स मीन्स जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता था। शूद्रास, तो वो जो शूद्रास थे वो मीन्स उन्हें अलाउड नहीं किया जाता था स्कूल में इंटर करने के लिए। जो B.R. अम्बेडकर थे उन्हें भी अलाउड नहीं किया जाता था कि आप स्कूल में मीन्स क्लास में जाके बैठें, उन्हें वो बाहर ग्राउंड में ही बैठ के पढ़ते थे टीचर से। तो वो प्रेसिडेंसी था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the early 20th century, a few educated women founded schools for women in order to spread education. मीन्स 20th सेंचुरी में बहुत सारे वुमेन जब एजुकेटेड हुए तो उन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किया। क्यों किया? कि जो बाकी भी वुमेन हैं वो भी इनलाइट हो सके कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, और पढ़ाई से हमें क्या क्या मीन्स एजुकेशन क्यों प्राप्त करना चाहिए। तो पटना और कलकत्ता में कौन मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया था? तो थे बेगम रुकैया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। और जो क्वीन ऑफ भोपाल है तो उन्होंने भोपाल
में भोपाल जो था उन भोपाल प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया था स्कूल कि वहाँ के जो गर्ल्स है वहाँ जाके पढ़ सकें। और सी जो ताराबाई शिंदे है, ताराबाई शिंदे के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक बुक इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। और नेक्स्ट पंडिता रामाबाई है जो वुमेन को इनलाइट करती थी कि आप पढ़ें और पढ़ के आपको बहुत सारा मीन्स आप इनलाइट हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर बिकॉज दे वर, जो ब्राह्मण्स थे वो क्यों क्लेम करते थे कि वो सबसे सुपीरियर है? क्योंकि वो जो थे आर्यंस थे। मैंने आपको अभी बताया कि ज्योतिराव फुल्ले क्या मानते थे। आर्यंस मीन्स सेंट्रल एशिया जो था वहाँ माना जाता था कि आर्यंस सबसे बड़े कास्ट है, सबसे सुपीरियर कास्ट है, सुपीरियर कास्ट है। तो वो इंडिया में भी आए तो वो माने कि हम सबसे सुपीरियर कास्ट है, हमसे ऊंचा कोई नहीं है। लेकिन ज्योतिराव फुल्ले इसके मेजर क्रिटिक्स थे जो मानते थे कि ये सही नहीं है, ये जो भारत की भूमि है वो वहाँ के बच्चों की है, मीन्स वहाँ जो रहते हैं उनकी है, और आर्यंस जो हैं वो फॉरेनर्स हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये फोटो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा इसमें, लेकिन बोल रहा है कि जो ब्राह्मो समाज है वो किसने इस्टेब्लिश किया? ब्राह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। कब किया था? 1828 में। 1828 में ब्राह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वर नॉट परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन द 19th सेंचुरी? जो वुमेन थी वो 19th सेंचुरी में क्या नहीं करती थी? 19th सेंचुरी मीन्स 1800 से लेकर 1899 तक, इसमें जो वुमेन थी वो एजुकेटेड हो रही थी, और बाकी वुमेन थी स्टेट्स में उनको भी ये कह रहे थे कि आप भी एजुकेटेड हो, स्टडी करें, कब तक ये हाउस होल्ड वर्क आप संभालते रहेंगे। तो वुमेन जो थे उसके लिए मैगजीन एडिट करवा रही थी कि मैगजीन सब जगह जाए, सब लोग जागरूक हों, मीन्स इनलाइट होए, और वुमेन को डेवलपमेंट में, वुमेन के एजुकेशन में सबका साथ दें, सोसाइटी के जो सुपरस्टिशन है उसे कम करें, और जो सोशल मूवमेंट्स थी उसमें भी इस्टेब्लिश कर रहे थे। जो सोशल मूवमेंट थी उनमें भी वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, और सोशल मूवमेंट में उन्होंने कहा था कि मीन्स सोशल मूवमेंट वो इसलिए कर रही थी कि वुमेन्स को भी राइट मिले वोट का, और वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क कब तक झेलते रहेगी, उन्हें भी एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा जाए। और ओपनिंग और स्कूल तो खोल ही रहे थे एजुकेशन के लिए, जैसे बेगम जो थी भोपाल की वो, फिर बेगम रुकैया, शोवैत हुसैन, उन्होंने भी स्कूल इस्टेब्लिश किया था। और जो फॉर्म और वो जो थी वो अपना पॉलिटिकल अफेयर इस समय वुमेन्स नहीं कर रहे थे। पॉलिटिकल अफेयर्स 20th सेंचुरी में जाके इस्टेब्लिश की वुमेन। ये हम वुमेन जो है वो अपना खुद का पार्टी बनाएंगे, और उसमें भी मीन्स उसमें भी मेल डोमिनेंस भी था, वुमेन भी थे, मीन्स मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता था उसमें सिर्फ मेन ही पार्टिसिपेट करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिंग देयर ओन पॉलिटिकल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लैडर दैट एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडिया। जो कास्ट सिस्टम चलता था, सबसे पहले ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जो ब्राह्मण्स थे वो आर्यंस थे, जो फॉरेनर्स थे एज ए पॉइंट ऑफ ज्योतिराव फुल्ले। वो मानते थे कि जो ब्राह्मण्स है वो फॉरेनर्स है, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं यहाँ, कि यहाँ के जो ट्रू चिल्ड्रन हैं उन्हें हटा के अपना जो डोमिनेंस है उससे ला सके। तो ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि हम कास्ट के सबसे अच्छे कास्ट है, सबसे बेटर कास्ट है। और जो क्षत्रिय थे ये राजपूत जो शब्द है वो राजा का पुत्र, मीन्स क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई झगड़े के अफेयर्स, जो उस समय राजा थे उनके सिपाही थे वो सब क्षत्रिय थे। और वो मीन्स आप कह सकते हैं कि जो वॉर इस में पार्टिसिपेट करते थे वो क्षत्रिय थे। और वैश्य जो थे वो थे मनी लेंडर्स, और जो भी
मीन्स जो भी व्यापारी सब थे वो थे वैश्यास, और शूद्रास थे आर्टिसंस और पीसेंट्स, ये सब जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था। तो जो सुपीरियर थे वो थे ब्राह्मण थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल्स कास्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश था उसका जो अनटचेबल्स कास्ट मीन्स आंध्र प्रदेश में एक अनटचेबल कास्ट का डोमिनेंट थे जिसका नाम था मडिगास। मदिकास आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मदिकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देते हैं। स्त्री पुरुष तुलना। द राइटर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना। लगता है एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेम द क्लास दैट बिलोंग टू द लोअर मोस्ट स्ट्रेटा इन द सोशल लैडर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। मीन्स इसमें कह रहा है कौन सा जो कास्ट है उन्हें लोअर मोस्ट माना जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रास। शूद्रास को लोअर कास्ट माना जाता है। शूद्रास कौन थे? आर्टिसंस और पीसेंट्स। पीसेंट्स मीन्स किसान, इस वर्ग जो था उन्हें शूद्रास माना जाता था। अनटचेबल्स भी माना जाता था। और जो आर्टिसंस थे मीन्स जो पोटर ये सब थे जो बनाते थे, पोएट मीन्स जो आर्ट पे देखते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे डांस हो गया, ये सब इन लोग को अनटचेबल्स माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु वॉज बॉर्न ऑन 1827। 1827 में कौन बॉर्न हुए थे? वो बॉर्न हुए थे ज्योतिराव फुले, जो आगे जाके 1873 में एक बुक लिखे जिनका नाम था गुलामगिरी। और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ब्राह्मण्स को लेके ये था कि ब्राह्मण जो है फॉरेनर्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पिक्चर है ये क्या? इविल मीन्स होता है बैड एक्ट। सोशल इविल मीन्स समाज के लिए मीन्स सोशली ये बैड एक्ट था। ये बेसिकली सती का जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो हस्बैंड है उनका डेथ हुआ है तो उसमें जो ये वाइफ है उनको भी फेंका जा रहा है। फ्यूनरल प्रे में हस्बैंड के कि इनके साथ ये भी मर जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स related to the untouchables are given. Will point out that one is not true. जो अनटचेबल्स को लेके वो स्टेटमेंट क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। दे वर नॉट कंसिडर्ड एड इन्फेरियर ह्यूमन बींग। आंसर इसका यही हो जाएगा। उन्हें इन्फेरियर ह्यूमन बींग कंसिडर किया जाता था कि जो इन्फेरियर ह्यूमन बींग है मीन्स ये जो अनटचेबल्स है वो इन्फेरियर है इनसे, मीन्स ये सबसे नीची जाति के लोग हैं। इट्स कंसिडर्ड एज लोअर कास्ट, जिसमें हम लोग शूद्रास भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो वेरी करता होगा। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। हाँ, उन्हें वेल्स में नहीं एंटर किया जाता। उन्हें वेल से पानी नहीं लेना जहाँ से अपर कास्ट वाले पीते थे, और उन्हें वो पाउंड में भी नहीं नहाना है जहाँ अपर कास्ट वाले नहाते थे। और उन्हें टेंपल में भी एंट्री नहीं करना है जहाँ अपर कास्ट जो थे वो एंट्री करते थे। और उन्हें टेंपल, वही तो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है, हाँ वही जो मैं आपको तीनों स्टेटमेंट बताया वही तीनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय आर गिवन बिलो। सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ट्रू। He tried to show through his writings that practice of widow burning had no sanction in ancient text. ये जो था ये ऑप्शन जो दिया हुआ है वो राजा राम मोहन राय अपने जो एंशियंट टेक्स्ट है मीन्स जो पुराने जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उसमें उनके बारे में जो सती प्रथा उस समय चल रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला लिखा हुआ। तो राजा राम मोहन राय वो टेक्स्ट ही दिखाते थे कि देखिए इसमें सती के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि जो हस्बैंड है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो
वाइफ उनके उसको उनके फ्यूनरल पे जला दिया जाता था। तो ये नहीं लिखा हुआ है एंशिएंट टेक्स्ट में, तो ये राजा राम मोहन रॉय मानते थे। थ्रू ब्राह्मो समाज ही अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। ब्राह्मो समाज जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1828 में, उसके द्वारा सोसाइटी में उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, ये भी सही है। और ख़ासकर वो हिंदू सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय इनकरेज द स्टडी ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड वांटेड टू एबोलिश वेस्टर्न एजुकेशन। ये गलत है। राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन पब्लिश्ड हो, लेकिन आप तो कहेंगे कि सर वेस्टर्न एजुकेशन तो ब्रिटिश की एजुकेशन है, तो राजा राम मोहन रॉय तो हमारे लिए देशद्रोही हुए, वो तो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप्ड हो। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन रॉय इसलिए चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन भी डेवलप्ड हो इंडिया में, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में ये जो सुपरस्टिशंस हम लोग चाहते थे, जो मान रहे थे हम लोग सुपरस्टिशन, वो नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन में सुपरस्टिशन नहीं था, उसमें से साइंटिफिक जो टर्म है वही लिखा गया था। और साइंटिफिक और जो ऑथेंटिक स्टडीज़ है वही सिर्फ बताया जाता था वेस्टर्न एजुकेशन में। तो चाहते थे कि जो हमारा जो कंट्री है वो सिविलाइज्ड हो और वेस्टर्न एजुकेशन को इस्टेब्लिश करे, जिससे सुपरस्टिशन कम हो हमारे सोसाइटी में। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा राम मोहन राय रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है राजा राम मोहन रॉय के बारे में? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो इन्हें फादर ऑफ रेनेसांस नहीं कहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following ideas was not propagated by low caste leaders? लो कास्ट लीडर्स क्या नहीं चाहते थे, ये आपको बताना है। लो कास्ट पीपल वर द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। ज्योतिराव फुले यही मानते थे कि जो लो कास्ट पीपल हैं वो रियल हेयर हैं कंट्री के। और नेक्स्ट ऑप्शन है लो कास्ट पीपल शुड यूनाइट टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी सही होगा। जो लो कास्ट है मीन्स ज्योतिराव फुले ये भी मानते थे कि जो हम लोग लो कास्ट है उन्हें एक साथ यूनाइट हो जाना चाहिए और कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन उस समय चल रहा था उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और नेक्स्ट है लो कास्ट लीडर शुड फॉलो द स्टाइल ऑफ अपर कास्ट पीपल टू बिकेम सिविलाइज्ड। ये हो जाएगा लो कास्ट। एक कास्ट में कोई भी कास्ट हो, अगर जो पीपल है वो चाहते थे कि जैसा सबको ट्रीट हो वैसा हमें भी ट्रीट हो, तो ये उन लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग अपर कास्ट की तरह बिहेव करें, कि हम लोग भी सिविलाइज हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लो कास्ट लीडर ये डिमांड करते थे कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, कि जैसे सबके साथ बिहेवियर हो वैसे हमारे साथ भी बिहेवियर। इस इन्फॉर्मेशन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज चेंजेस इन द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। द रीज़न for such changes was the sudden जो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जो रिफॉर्म्स थे वो पहले से इतने एस्टेब्लिश नहीं हो रहे थे और पहले से इतने मीन्स ऑथेंटिक नहीं हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि वो डायरेक्ट मीन्स वो अचानक से पूरे सडनली दे फेल ऑल अराउंड द कंट्री। जो वो रिफॉर्म्स थे वो पूरे कंट्री में एक साथ फैल गए, क्योंकि उस समय जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो बढ़ गया, न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे। तो जो रिफॉर्मर्स थे वो अपने व्यूज़ को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देते थे, और जिसके द्वारा बहुत सारे पर्सन्स के पास एक साथ पहुंच सके इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउट वर नोन एज अतिशूद्रास। अतिशूद्रास मीन्स हो गया जो शूद्रास तो कास्ट था, शूद्रास में भी बांटा हुआ था। एक था शूद्रास, एक था अतिशूद्रास मीन्स शूद्रास से भी लोअर कास्ट, जिन्हें हम लोग अनटचेबल्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनटचेबल्स।
और जो B.R. अम्बेडकर है वो भी एक मीन्स उस समय वो भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट जो था उनसे बिलोंग करते थे। महार मीन्स होता है जो मोची होते हैं, मीन्स जो आप कह सकते हैं जो कॉबलर अभी हैं वो महार कास्ट है। मीन्स पहले माना जाता था, अब तो सारे पर्सन को इक्वालिटी देते हैं हम लोग। इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउ दिस इक्वालिटी। चैप्टर 10 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ जानेंगे। इसमें दिया मोनोथिस्ट मीन्स, देखिए जो मोनोथिस्ट मोनथिज्म ये जो शब्द है वो जरा वोकैब मीन्स जो इंग्लिश सेशन से रिलेट करता है। तो ये हम लोग जब इंग्लिश पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में अभी आप एक तरह से तुक्का कर सकते हैं। बिलीव्स इन वन गॉड, वैसे पर्सन्स जो वन गॉड पे बिलीव करते हैं, मीन्स मानते हैं कि जो भी भगवान है एक ही है। और जो मोनोथिज्म है इसका अपोजिट हो जाएगा पॉलीथिज्म। ये एक इंग्लिश लेवल का मीन्स ये जो है वोकैबलरी के वर्ड्स हैं। तो मैं जब इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा तब ये सब वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आप सिर्फ ये मानिए कि मोनोथिज्म है उसका मीन्स होता है बिलीव इन वन गॉड। अगर अभी मैं आपको इस वर्ड का रूट बता दूंगा तो फिर बात SST से जाके मीन्स हिस्ट्री से चेंज होके इंग्लिश में चली जाएगी। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुआ मेरे दोस्त, अभी देखते रहो। Among the following which class belong to the traders and money lenders? जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे उन्हें हम लोग वैश्यास के नाम से जानते थे। मीन्स वैश्यास कास्ट में उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया गया। जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स है वो वैश्यास कास्ट से रिलेटेड है। तो इसमें लगता है एक ही ऑप्शन दो जगह दे दिया, तो दोनों सही है। वैश्या इसका आंसर होगा। एक जगह यहाँ वैश्या की जगह देना चाहिए था क्षत्रिय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वैश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। In 1857 which समाज was found? 1857 में जो है वो आर्य समाज इस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, जिसे इस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने। और देखिए कुछ समाज थे वो इसलिए फॉर्म्ड हुए थे कि जो स्टेट है या जो भी प्रोविंस है, जो भी कंट्री है, उसमें रिफॉर्म्स आ सके। रिफॉर्म्स ये जो वर्ड है ये बहुत ही लॉजिकल वर्ड है। री मीन्स होता है अगेन, फॉर्म मीन्स होता है चेंजेस। तो फिर से किसी भी ट्रेडिशन में चेंज होना वो हो गया रिफॉर्म। ये इंग्लिश सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो आर्य समाज है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, इस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने। और बहुत सारे समाज थे, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, उसे इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन राय ने। फिर हो गया प्रार्थना समाज, उसे इस्टेब्लिश किया था आत्माराम पांडुरंगा ने। फिर हो गया रामकृष्ण मिशन, उसे इस्टेब्लिश किया था विवेकानंद ने। तो ये सब मिशंस हैं, कुछ आपके NCERT टेक्स्ट बुक में इसके बारे में दिया होगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who has been referred to as prophet of Indian nationalism? मीन्स इंडियन जो नेशनलिज्म मीन्स इंडियन जो रिफॉर्म्स आया उसमें किन्हें मेन लीडर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये माना जाता है राजा राम मोहन राय के। जो भी रिफॉर्म्स आया स्टार्ट रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो उसका हुआ वो हो गया राजा राम मोहन राय से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तो कीप कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।